हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस का कलेक्शन। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे ना, वो जितना भी आप लोगों ने देखा उससे डिफरेंट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक बात कहेंगे कि आपको हिंदी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णांक 20 में 20 पाने के लिए आप तैयार हो जाइए और 20 में 20 आपको मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिस पे कि हम आपको टाइम टेबल, वीडियोस और साथ ही साथ में पीडीएफ वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम के सर्च बार पर भी वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके डालेंगे, आपको स्क्रीन पर ये पूरा दिख रहा है टाइम टेबल भी, और साथ ही साथ में कैसे आपको सर्च करना टेलीग्राम। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? जटमल, रामधारी सिंह दिनकर, गोसाई गोकुलनाथ, विठलनाथ। फटाफट से आप लोग अपना अपना नंबर स्कोर करते रहिएगा। सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत जवाब के लिए उतना ही नंबर कटेगा। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, बिल्कुल सही विकल्प आपका यहाँ पर भी सही होता है, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी कुछ और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें है रश्मि रथी, बहुत बढ़िया, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय है। और परशुराम की प्रतीक्षा, सभी इंपॉर्टेंट है, जितना आपको मैंने बताया सब एग्जाम में पूछा गया। परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रश्मि रथी, उर्वशी, सब एकदम से माइंड में बैठा लीजिए और एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए जब भी आप लोग क्लास ज्वाइन किया करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सृष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सृष्टि का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। अवृष्टि, अनावृष्टि, प्रलय या फिर धुआंधार। सृष्टि का विपरीतार्थक शब्द जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विकल्प आपका सी से होता है, प्रलय है। वेरी गुड, सभी के रिप्लाई बहुत ही सही है। विकल्प आपका सी से होता है, प्रलय। सृष्टि का मतलब होता है, सृष्टि का क्या मतलब होता है? निर्माण करना या फिर रचना करना होता है। निर्माण करना या फिर रचना करना होता है। और बात करेंगे प्रलय की, तो प्रलय का मतलब होता है, प्रलय का अर्थ होता है नाश करना। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से किस संधि का उदाहरण है? स्वागत शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से किस संधि का उदाहरण है? स्वागत। चलिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आ सकती है। स्वागत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है, स्वागत शब्द का विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये सही हो जाता है, सुधन आगत होगा। क्या होगा? पहले तो देखेंगे, सुधन आगत होगा इसका विच्छेद। ठीक है, सुधन आगत हो जाता है। और ये किस संधि का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, यण संधि है। जब ई या ई, ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः या, वा, रा, ला हो जाता है। ठीक है, और इस परिवर्तन को हम यण संधि कहते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है और भिन्न स्वर आया आ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बिना किसी देरी के फटाफट वाली क्लास होगी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान से देखेंगे, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। माली ने फूलों का हार बनाया, राधा ने मयंक की पिटाई किया, श्याम आम खाए, कोमल की आवाज बहुत सुंदर है। तो बहुत ही क्लियर, विकल्प आपका यहाँ पर ये सही हो जाता है, माली ने फूलों का हार बनाया। माली ने फूलों का हार बनाया, ये वाक्य शुद्ध है। श्याम आम खाए, श्याम ने आम खाया, क्या होगा? श्याम ने आम खाया, श्याम अकेला है तो खाया नहीं होगा। राधा ने मयंक की पिटाई किया, तो राधा ने मयंक की पिटाई की। और कोमल की आवाज़ बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो होगी नहीं ना आवाज़। कोमल की आवाज़ बहुत सुरीली है। क्या है? कोमल की आवाज़ बहुत सुरीली है। राइट। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मधुबन की
मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। श्लेष अलंकार, रूपक है, उपमा है, प्रतीप, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल, यहां पर हमारा विकल्प ए सही होता है, श्लेष अलंकार है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। जो प्रस्तुत पंक्ति है ना, देखिए, जब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ प्राप्त होता है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। राइट। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ पर श्लेष कैसे है? हमने बताया एक ही शब्द के जब दो अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं तब यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। राइट। और यहाँ पर जो कलियां है ना, इसके दो अर्थ निकलते हैं। कलियां एक हो जाता है फूल का जो रूप होता है विकसित, कलियां मतलब फूल विकसित होने से पहले का जो रूप होता है कली, वो है। ठीक है। और एक कली होती है यौवन के पूर्व की अवस्था होती है। राइट। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त आए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेश, श्लेष, यमक या फिर भ्रांतिमान अलंकार? किधर की तरफ हम बढ़ेंगे? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान कैसे है आपको बताते हैं, परेशान मत होइए। भ्रांतिमान कैसे है? जब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ प्राप्त हो, वहां पर श्लेष अलंकार आपने देखा, एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ प्राप्त होता है, वहां पर श्लेष अलंकार है। भ्रांतिमान, जब एक जैसा दिखाई देने के कारण, एक जैसा दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, या फिर समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो प्रस्तुत जो पंक्ति है, नायिका की लाल एड़ियों को देख करके नाई जो होता है गांव में, उसकी वाइफ को कहते हैं नाइन। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाँव में महावर देने के लिए नाइन आकर के बैठती है। फिर जानी महावरी एड़ी भिड़त आए, तो मतलब नायिका की लाल एड़ियों को देख करके नाइन महावर समझ करके रगड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। वो लाल एड़ी को देख करके, उतनी कोमल रहती लाल एड़ी को देख करके वो समझती कि महावर लगा हुआ है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। राइट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सैंधव किस शब्द का समानार्थी है? दिए गए विकल्पों में से सैंधव किस शब्द का समानार्थी? आकाश है, आग है, अश्व है, असुर है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। फटाफट से जल्दी से रिप्लाई आप लोग करते रहेंगे। सैंधव की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, शाबाश, विकल्प आपका सी सही होता है, अश्व है। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज नोट करते चलेंगे। जितनी भी पर्यायवाची अगर आप लोग एक क्लास में देख लेते हैं, वो फिर दोबारा आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये टारगेट रखिए। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा। अश्व की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अश्व की पर्यायवाची में तुरंग, नोट करते चलिए, तुरंग है, घोटक है, सैंधव है। सैंधव के अलावा कुछ पूछ लिया जाए तब क्या होगा, जानते रहिए। है, घोड़ा है, तुरंग है, बाजी है, नोट कर लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आकाश का देख लेते हैं। आकाश का अनंत है, नभ है, गगन है, अंबर है, व्योम है, आसमान है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आग की तरफ। आग में ध्यान से देखेंगे, आग में अनल ये है, अनिल नहीं है। पहली बात, आप लोग ना एकदम से भागते जाते गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ भी कूद के रिप्लाई कर देंगे, तो सही से शांति से। अनल आग की है। अग्नि है, धूमकेतु ये आग की है, ध्यान दीजिएगा, धूमकेतु। पावक, दहन, कृषाणु है, ये आग की है। हुताशन किसकी है? आग की, हुताशन। और यहां पर देखिए वैश्वानर ये आग की है।
शुचि ये आग की है। क्लियर है। अब आता है लास्ट में एक है असुर है। असुर की पर्यायवाची में कौन कौन से आएंगे? असुर में दानव, राक्षस, निशाचर, यातुधान, जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा वो लिख देते, यातुधान, देवारी, क्या होगा? देवारी, और निशाचर दैत्य, तो अश्व का संधव। आगे बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? गौरव रोता है, राहुल ने केला खाया, रेलगाड़ी चलती है, सांप रेंगता है। सकर्मक पूछा जा रहा है। राहुल ने केला खाया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो सामान्यतः वाक्य में क्या और किसने, क्या और किसने जोड़ करके यदि उत्तर मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। राहुल ने केला खाया, राहुल ने क्या खाया? केला खाया। बात समझ में आई? तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। एक ट्रिक है, क्या और किसने जोड़ करके अगर उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मलिक मोहम्मद जायसी किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? दोहा, चौपाई, छंद या फिर खालिक बारी? कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही। यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विकल्प आपका डी सी होता है, खालिक बारी। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1467 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसका नाम है रायबरेली। रायबरेली में एक जगह है जिसका नाम है जायस। सुना होगा आप लोगों ने, मैंने जीएस में क्लास कराई है। तो जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, हम आपको नोट करके बताते हैं और आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। पद्मावत, अखरावट, ठीक, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम इन्हीं की है, सारी पूछी गई जितनी हम रचनाएं बता रहे हैं। आखिरी कलाम, कहरनामा, राइट, चित्ररेखा, चित्ररेखा है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी प्रमुख हैं और इसमें आपको किसका प्रयोग मिलेगा? दोहा का, चौपाई का, सोरठा छंद का प्रयोग मिलेगा इसमें। तो इससे पता चलता है कि मलिक मोहम्मद जायसी खालिक बारी शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। विकल्प आपका डी सही होता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द अमावस्या इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? शब्द अमावस्या इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग? बढ़िया, आगे की तरफ। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं है। ओके, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए स्त्रीलिंग है। तो हिंदी व्याकरण में आपको बताते चलते हैं, पृथ्वी, तिथि, राशि, नदी और भाषा के जो सूचक शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं मराठी भाषा, मराठी भाषा ये कौन सा लिंग है इसमें? स्त्रीलिंग। गुजराती भाषा स्त्रीलिंग, गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, नदी है ना, कावेरी स्त्रीलिंग, गोदावरी स्त्रीलिंग। तिथि में ये आ जाता है ना, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हार गई कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? कहानी ये है ना, मैं हार गई, कथाकार कौन है इसकी? चलिए, यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प बी की तरफ बढ़ेंगे, मन्नू भंडारी। आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से। मन्नू भंडारी सही जवाब होता है। मन्नू भंडारी, ये इनका जन्म, ये पहली बात तो ये जानिए कथाकार हैं, कहानी लिखती हैं ये, और इनका जन्म मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर जिला, यहाँ पर हुआ है मंदसौर जिले में, और एक गांव है भानपुरा में हुआ है। मन्नू भंडारी जी की कुछ प्रमुख कहानियां हैं जो कि हम आपको बताते हैं। यही सच है, क्या है? यही सच है।
एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब। मैं हार गई, यही है। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये सब इनकी कहानियां हैं मन्नू भंडारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पारिजात। ये सारे क्वेश्चन आपके नहीं कुछ तो जीएस में बन सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से बोलेंगे जीएस का है, ठीक है। तो क्योंकि ये पुरस्कार है ना, तो ये देखिए, नासिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, किस पुरस्कार से? विकल्प आपका बी सही होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पारिजात नासिरा शर्मा का हिंदी उपन्यास है और 2016 में इस रचना पर लेखिका को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया। नासिरा शर्मा की और रचनाओं में आती हैं सात नदियां एक समंदर, शालमली, शालमली, जीरो रोड, कागज की नाव, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से बिटिया शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? बिटिया शब्द का बहुवचन आपको बताना है। बिटिया शब्द का बहुवचन, बिटिया स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है बिटिया, बिटियाँ। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ए है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ जब आता है, आ के स्थान पर आ जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाता है, तो बिटिया, बिटियाँ। ऐसे चिड़िया, चिड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिया बहुत सुंदर लड़की है, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? प्रिया बहुत सुंदर लड़की है, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? प्रिया बहुत लड़की सुंदर, सही जवाब कौन सा होगा हमारा? तो यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, बदसूरत, गोरा, काला, बड़ा, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब। तो प्रस्तुत वाक्य में क्या है? सुंदर, लड़की कैसी है? सुंदर है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से अनुपम शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से अनुपम शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। अनुपम शब्द का समानार्थी, अनुपम का मतलब होता है जो अनोखा हो, उत्तम हो। जो अनोखा हो, उत्तम हो, उसे हम कहते हैं अनुपम। तो इस तथ्य के आधार पर हम अनुपम के समानार्थी शब्द की तरफ बढ़ेंगे, जो उत्तम हो, उम्दा हो। तो क्या होगा? विकल्प आपका सी। उत्तम के और समानार्थी शब्द में अनुपम, उत्कृष्ट, अच्छा, उम्दा, श्रेष्ठ, बढ़िया, उन्नत, ये सारे होंगे। अगर हम उदार के समानार्थी की बात करते हैं, उदार का समानार्थी शब्द दयालु, दयावान, रहमदिल, कृपालु, उदात्त, उदारचेता, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी इच्छाएं पूरी करना, इसके अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन होगा? अपनी इच्छाएं पूरी करना, इसके अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? अपनी इच्छाएं पूरी करना मुहावरे का मतलब होगा अरमान निकालना। क्या होगा? अरमान निकालना। आंखें फेर लेना, इसका मतलब पहले जैसा व्यवहार ना रखना। आंखें खुलना, सचेत हो जाना। आंखें चुराना, गलत काम करके होता नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं? त्रुटिवाचक शब्द कौन सा होगा? पैसे कितने रुपए होते हैं? चलिए जल्दी से बताइए।
विकल्प सी हमारा सही होता है। क्या होगा? रुपए गलत है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं? रुपए जो लिखा है ये देखिए, देख नहीं रहे हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा आपको बताना है कौन सा सही होगा। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए भाई, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है आगामी अनागामी। देखिए, आगामी जो होता है भविष्य में होने वाला काम, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा जानते हैं? आगामी का विगत होता है, विगत बीता हुआ। जबकि अन्य सही अल्पायु दीर्घायु, अवनत उन्नत, अनेक एक, ये सभी सही हैं। लेकिन आगामी का अनागामी नहीं होगा, आगामी का होता है विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का समानार्थी नहीं है? तमस, तिमिर, विपिन, तम। राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए अंधकार का समानार्थी नहीं है, तो सबसे पहले ये जानते हैं अंधकार के समानार्थी शब्द में कौन कौन आएंगे। अंधकार के समानार्थी में अंधा आता है, तमस है, अंधेरा है, अंधियारा है, तम है, तिमिर है, तमिश्र है, ये सभी है। तो समानार्थी कौन सा नहीं होगा? ये विपिन। विपिन का मतलब क्या होता है? विपिन का मतलब होता है तमस, तिमिर, तम में ये अंधकार का हो जाता है, लेकिन विपिन का मतलब होता है जंगल है। क्या होता है? जंगल है। और इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं जंगल के? कानन, वन, अरण्य, गहन, अक्ष, कांतार, ये सभी इसमें है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? भीष्म साहनी की रचना आपको बतानी है। आधे अधूरे, तमस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? भीष्म साहनी की रचना, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है शाबाश, बिल्कुल विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, तमस भीष्म साहनी की रचना है। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ पर? रावलपिंडी में हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है, भीष्म साहनी को। और आपको बताते चलते हैं, जो इनकी तमस रचना है ना, इनके लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, अगले जमाने का आदमी दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? अगले जमाने का आदमी दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? अगले जमाने का आदमी मतलब यहां पर सही जवाब हो जाता है विकल्प डी, सीधा साधा ईमानदार। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आज की दुनिया में अगले जमाने के आदमी का जीना मुश्किल है। मतलब आज की दुनिया में ईमानदार व्यक्ति का, सीधे साधे व्यक्ति का जीना मुश्किल है। विकल्प आपका डी सही होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ओके, चलिए भाई, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, मानो जब भी फिल इन द ब्लैंक, ये है यहाँ पे 4 विकल्प। मानो जब भी फिल इन द ब्लैंक किसके पथ पर आगे बढ़ा है, तब उसे किसका सामना करना पड़ा है? दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों को भर करके प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करें। पूरा और पूर्ण एक साथ हो गया, तो पूरा करें। क्या? मानो जब भी किसके पथ पे चला है? प्रगति के पथ पे, उन्नति के पथ पे, बाधाओं तो होगा नहीं। तो सही जवाब यहां पर लगता है, मानो जब भी प्रगति के पथ पर चला है तब उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा है। राइट, विकल्प आपका ए ही सही हो जाता है 100% की तरफ।
100% हम विकल्प ए की तरफ बढ़ेंगे, राइट। मानो जब भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा तब उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? राशियों, राशियों, कौन सा सही होगा? आप आगे बढ़िए और जल्दी से रिप्लाई करिए। सही जवाब यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाता है शाबाश। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, राशि किस शब्द का एक वचन है? विकल्प आपका डी सही होता है, राशियां हैं। बिल्कुल 100% हम डी की तरफ बढ़ेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में या जोड़ देते हैं, जैसे राशि, राशियां, रीति, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है? ओके, चलिए जल्दी से। तो यहां पर हमारा सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। कौरवी बोली पश्चिमी हिंदी भाषा से संबंधित है। विकल्प आपका सी सही होता है। कौरवी खड़ी बोली है। खड़ी बोली कौरवी का विकास किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। और कौरवी का शुद्ध रूप विजनौरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? विजनौरी को माना जाता है। बिजनौरी को माना जाता है। और इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, रामपुर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, इधर आपका सहारनपुर और मुजफ्फरनगर है, राइट। विकल्प आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भगवान बुद्ध ने संसार को क्या भरेंगे यहाँ पे? और फिल इन द ब्लैंक की शिक्षा दी। क्या भरेंगे? ज्ञान और दान की शिक्षा दी, एकता और शांति की, सम्मान और गौरव की, सत्य अहिंसा की। तो एकदम से करेक्ट विकल्प आपका डी सही होता है। महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है। करेक्ट। चलिए भाई, यहां पर आज के क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो होते कंप्लीट। कर लेते हैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के रचयिता, सही जवाब हो जाता है यहाँ पर कुरुक्षेत्र के रचयिता। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सृष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सृष्टि का विपरीतार्थक विकल्प आपका सी सही होता है, प्रलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से किस संधि का उदाहरण है? स्वागत, स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत इधर हो जाता है आपका यण संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य यहां पर हमारा सही हो जाता है, माली ने फूलों का हार बनाया। ए सही हो जाता है शुद्ध वाक्य। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? कलियां आपको मैंने बताया है एक ही शब्द के मतलब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ प्राप्त होता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त आए। सही हो जाता है यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, भ्रांतिमान अलंकार है, राइट। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सैंधव किस शब्द का समानार्थी है? सैंधव किस शब्द का समानार्थी है आपको बताना है। सैंधव यहाँ पर सही जवाब हो जाता है बिल्कुल अश्व। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है सकर्मक। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है
राहुल ने केला खाया। क्या खाया? केला खाया। क्या और किसने जब हम पूछते हैं तो उसका उत्तर मिलता है, वहाँ सकर्मक होती है, एक ट्रिक है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी, ये सही जवाब हो जाता है खालिक बारी। विकल्प आपका डी सही होता है। शब्द अमावस्या इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो जो शब्द है ये अमावस्या, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हमारा है, मैं हार गई कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? मैं हार गई, यहाँ पर सही जवाब बी होता है, मन्नू भंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पारिजात, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में इन्हें मिला है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बिटिया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बिटिया, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है बिटिया। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, प्रिया बहुत सुंदर लड़की है, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? प्रिया सुंदर लड़की, लड़की कैसी? सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प डी, सुंदर। दिए गए विकल्पों में से अनुपम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अनुपम शब्द का समानार्थी आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाता है उत्तम और उम्दा। विकल्प आपका सी से होता है उत्तम उम्दा। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा है? अपनी इच्छाएं पूरी करना, इसके अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है अरमान निकालना। राइट, विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है अरमान निकालना। आगे बढ़ते हैं, 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो शब्द में रुपए, ये त्रुटिवाचक है। सही क्या आपको मैंने बता दिया। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? असंगत विलोम शब्द का जोड़ा आगामी अनागामी, जबकि आगामी का यहाँ पर क्या होता है? विगत होता है। ठीक है, आगामी का विगत, आगामी मतलब भविष्य में होने वाला काम है, विगत मतलब होता है बीता हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का समानार्थी नहीं है? अंधकार का समानार्थी कौन सा नहीं है इसमें? तो ये सही हो जाता है विकल्प सी, विपिन। विपिन का मतलब होता है जंगल। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? भीष्म साहनी की है, विकल्प आपका बी से होता है तमस है। जो तमस है इसके लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, भीष्म साहनी को। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला है, अगले जमाने का आदमी। अगले जमाने का आदमी दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? अगले जमाने का आदमी, अगले जमाने का आदमी, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति। अगला प्रश्न हमारा, मानव जब भी किसके पथ पर आगे बढ़ा है तब उसे फिल इन द ब्लैंक किसका सामना करना पड़ा है? किसके पथ पर आगे बढ़ा है उसे किसका सामना करना पड़ा है? तो दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। तो यही है प्रगति। जब मानव जब भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है तब उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? राशि, आगे देखना है, राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है राशि। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है विकल्प राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है? कौरवी बोली किस भाषा से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है पश्चिमी हिंदी। विकल्प आपका सी से होता है पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। राइट, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने संसार को फिल इन द ब्लैंक और फिल इन द ब्लैंक की शिक्षा दी। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है आपको। यहाँ पर सही जवाब हो जाता है महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती कंप्लीट। छोटी सी थी लेकिन बड़ी सॉलिड क्लास थी, छोटी सी लेकिन मोटी मोटी सी क्लास थी। तो कैसी लगी आप लोग हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
टाइम सेविंग और साथ ही साथ में नॉलेज गेन करने वाला वीडियो था। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, पहला क्वेश्चन, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या मतलब है? आंखें फेर लेना मुहावरे का मतलब। दूसरा क्वेश्चन, आपको बताना है वैश्वानर। वैश्वानर किसका पर्यायवाची है? तीसरा क्वेश्चन, आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा? ठीक है। चौथा, इत्यादि में कौन सी संधि है? पांचवा, क्वेश्चन आपको बताना है परशुराम की प्रतीक्षा, ये किसकी रचना है? 5 क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और आप लोग क्लास का टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एकदम से नहीं भूलना है। तो सुबह के 10 बजे हैं, शाम के 7 बजे और रात के 10 बजे, ये तीनों क्लासेस आपकी अपने टाइम पर चलती हैं। तो आप लोग तीनों क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।